Hello friends. First of all, I introduce myself. Myself is शशि भूषण कुमार और आज हम लोग लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है, पहला चैप्टर है, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक इज लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस। अब हम लोग जानेंगे क्या व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस होता क्या है? तो लाइफ प्रोसेस का मतलब है कि ऐसे द प्रोसेसेस व्हिच आर इसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब है कि कोई ऐसा प्रोसेस जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जरूरी है उसके जिंदा रहने के लिए। तो लाइफ प्रोसेस क्या हुआ? द प्रोसेसेस which are essential for life। जो लाइफ के लिए इसेंशियल है उसे हम कहते हैं क्या? लाइफ प्रोसेस। तो कौन कौन से प्रोसेस इसेंशियल है? तो हम देख सकते हैं क्या? दैट इज द न्यूट्रिशन। विदाउट फूड कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत लंबे समय तक अपना लाइफ सस्टेन नहीं कर सकता है। चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनिमल हो या प्लांट हो, उनको क्या है कि उनको फूड की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा सेकेंड स्टेप है दैट इज़ कॉल्ड द रेस्पिरेशन। विदाउट रेस्पिरेशन वी कैन नॉट इमेजिन अ लाइफ। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, एनिमल हो या प्लांट्स हो, उन सब में रेस्पिरेशन कंपल्सरी है, विदाउट इसेंशियल है। विदाउट रेस्पिरेशन कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से लाइफ नहीं रह सकता, जिंदा नहीं रह सकता है। थर्ड हो सकता है क्या? ट्रांसपोर्टेशन। थर्ड क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है? जैसा कि हम लोग जानते हैं ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरे जगह को पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपोर्टेशन। जैसे हमारे बॉडी के अंदर में हम क्या कर रहे हैं? ब्रीदिंग कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो ऑक्सीजन को बॉडी के पूरे सेल्स के अंदर, सभी सेल्स के अंदर पहुंचाना जरूरी है। जब तक ऑक्सीजन सभी सेल्स के अंदर नहीं जाएगा तब तक क्या होगा? जो हमने फूड लिया हुआ है उस फूड के जो डाइजेशन के बाद जो सिंपलर फूड है उनका क्या होगा? ऑक्सीडेशन नहीं होगा। जब ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो उससे एनर्जी रिलीज नहीं होगी। दूसरा क्या? जब रेस्पिरेशन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी, जितने भी सेल्स हैं जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, उनको वहाँ से कैरी करके लाना है। दूसरा क्या हो सकता है? क्या बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, हार्मोन्स, इन सबको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, डिफरेंट बॉडी सेल्स के अंदर पहुँचाने का काम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का ही है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है हमारे बॉडी में, दैट इज डन बाय द ब्लड। ये काम हमारे ब्लड के थ्रू होता है। प्लांट्स में ब्लड नहीं होता है, बट वहाँ पर दूसरे सेल्स हैं जो इस काम को परफॉर्म करते हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम है, जो हम आगे इसमें डिटेल में हम लोग करेंगे। फोर्थ हो सकता है क्या? द फोर्थ में बी द एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जितने जो केमिकल मेटाबॉलिज्म हो रही है, केमिकल रिएक्शंस एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसके कारण क्या? उसके बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं। जो बाई प्रोडक्ट हैं वो क्या है कि अगर हमारे बॉडी के अंदर लंबे समय तक रह जाए तो हमें क्या कर सकता है? हार्म कर सकता है, हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसे हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट को भी क्या करना है? बॉडी से बाहर निकालना है। तो वो क्या प्रोसेस होगा? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द एक्सक्रीशन। सो दीज आर द, हमने यहाँ पर 4 प्रोसेस को ही इसमें हमने कवर किया है, क्योंकि ये 4 जो प्रोसेसेस हैं जो हमें अपने सिलेबस में दे रखा है, जिसे डिटेल में हमें पढ़ना है। अब हम एक बारी बारी से इन सिस्टम्स को देखेंगे। अब आता है क्या? न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम न्यूट्रिशन के ऊपर हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, डिटेल में हम लोग इसको पढ़ेंगे। Now come to the point that is known as the nutrition. What is nutrition? Nutrition is the
न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरिंग फूड। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फूड प्रोक्योर करते हैं, फूड लेते हैं। फूड क्यों लेते हैं? टू ऑब्टेन द एनर्जी एंड द बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। इसका मतलब क्या है कि न्यूट्रिशन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ procuring food for obtaining energy and body building materials। अब इसमें देखो दो चीज़ें हमने लिखी है, क्या क्या? एक तो हमने क्या लिखा है, एनर्जी एंड द बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। फूड के दो ही मेन प्रोसेस है जो यूज है, न्यूट्रिशन का क्या यूज है हमारे बॉडी के लिए या जितने भी प्लांट्स हैं उनके लिए। तो एक तो क्या एनर्जी प्रोवाइड करना और दूसरा क्या है कि बॉडी बिल्डिंग मटेरियल में हेल्प करना। तो एनर्जी कैसे होगा? जो भी चीज़ें हमने फूड में ली है तो फूड का क्या होगा, डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन प्रोसेस क्या है? दैट इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू द सिंपलर फूड सब्सटेंसेस। कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस क्या हुआ? जैसे हम लोग चपाती, राइस, पल्सेस, दाल खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, दीज आर द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल। इनके जो केमिकल्स हैं, इनका जो कार्बोहाइड्रेट है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स हैं और लिपिड्स हैं। इनका डायरेक्टली हमारा बॉडी उसको यूज नहीं कर सकता या प्लांट में भी इसकी डायरेक्टली यूज नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले डाइजेशन में क्या होगा? विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम क्यों ले रहे हैं? रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या है? ये तो ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना है। दिस प्रोसेस इज नोन एज द ब्रीदिंग। ये तो सिर्फ ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ये ब्रीदिंग प्रोसेस है। बट रेस्पिरेशन का जो लिटरल मीनिंग है दैट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड। वो क्या करता है? फूड को ऑक्सीडाइज करता है, उसको ब्रेक करता है और उसके अंदर जो एनर्जी है उस एनर्जी को रिलीज करता है। सो द प्राइम फंक्शन ऑफ द फूड इज टू रिलीज द एनर्जी। और एनर्जी क्यों चाहिए? बिकॉज वी हैव टू परफॉर्म वेरियस काइंड ऑफ एक्टिविटीज। अब हम बात कर रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं, हमारा बॉडी क्या है? वी आर द वार्म ब्लडेड एनिमल्स। हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है फिक्स बॉडी टेम्परेचर होती है, तो उन सब में क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी? बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड। सेकेंड बात हम करते हैं कि बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स। बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स जैसे हमें जब बॉडी में हमेशा क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, प्रॉपर अमाउंट पे हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए। तो वो सारे मटेरियल्स हमें कहाँ से मिलेगा? वी आर गेटिंग इट फ्रॉम द फूड। उसके साथ साथ क्या है कि हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे सेल्स, हमारे बॉडी के सेल्स हमेशा क्या हो रहा है, वो डे टू डे में थाउजेंड्स ऑफ सेल्स वो डेड हो रहे हैं, डैमेज हो रही हैं। तो उनकी क्या रिपेयरिंग, ये रिपेयरिंग भी क्या करता है? ड्यू टू जो रिपेयरिंग में जो मटेरियल चाहिए दैट इज ऑल्सो कम फ्रॉम द फूड। तो ये न्यूट्रिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारे बॉडी के अंदर है। अब जो हम न्यूट्रिशन देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द manufacturing or synthesizing of the food, there are two modes of nutrition are there. There are two modes of nutrition are there. Now we come to the mode of nutrition. Now we come to the mode of nutrition. That is mode of nutrition. Mode of nutrition. ब्रॉडली न्यूट्रिशन के जो मोड हैं उसे हम टू ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहले को कहते हैं क्या? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और दूसरा क्या है? दूसरा है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? अब यहाँ देखो, जो
ऑटोट्रॉफिक हमने लिखा है, ये दो वर्ड से मिलके बना है, ऑटो एंड ट्रॉफिक। ऑटो का मीन्स होता है सेल्फ, एंड ट्रॉफिक टू सिंथेसाइज फूड, टू सिंथेसाइज फूड। मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड सेल्फ मतलब खुद वो बना सकता है, दैट इज नोन एज द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के एग्जांपल्स क्या होंगे? ऑल ग्रीन प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स। ये जो प्रोसेस है ग्रीन प्लांट्स के अंदर, एक प्रोसेस है दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। हम सब नाम इसका सुना होगा, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटो मीन्स होता है लाइट एंड सिंथेसिस टू मेक। तो फोटोसिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, carbon dioxide and water, the plants are able to make their own food. The plants will synthesize their own food. That is known as the autotrophic nutrition. और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ग्रीन प्लांट्स। ऑल द ग्रीन प्लांट्स हैविंग द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण उनका कलर क्या होगा? ग्रीन होता है, और क्लोरोफिल के कारण ही वो अपना फोटोसिंथेसिस करके फूड सिंथेसाइज कर सकता है। So this is known as the autotrophic mode of nutrition. Second आते हैं, that is known as heterotrophic nutrition. Heterotrophic, heterotrophic, hetero में से होता है कि different, hetero means different, जो किसी others पे अपने food के लिए depends होता है। Heterotrophic means others, the organisms who are directly or indirectly depends upon the autotrophs are known as heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition के examples क्या हो गए? all animals and the fungi. All animals and the fungi are the examples of the heterotrophic mode of nutrition, because animals और फंजाई, एनिमल्स कोई भी एनिमल्स है उनके पास क्या है कि खुद से अपना फूड सिंथेसाइज करने का मैकेनिज्म उसके अंदर नहीं होता है। तो हम लोग क्या है कि वी आर, जितने भी एनिमल्स हैं दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द प्लांट्स और द ऑटोट्रॉफ्स। अब हमारा जो न्यूट्रिशन है कहाँ से लेंगे? तो ऑल द जो ह्यूमन बीइंग की हम बात करें तो जो न्यूट्रिशन है वी आर मोस्टली गेटिंग फ्रॉम द प्लांट। जितने भी वेजिटेबल्स हैं, राइस है, व्हीट है, जो सोर्स है क्या वो प्लांट से ले रहे हैं। साथ ही साथ कुछ एनिमल सोर्स है जैसे एग, मिल्क, मीट, फिश, दीज आर द एनिमल सोर्स ऑफ द न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉपिक में क्या हुआ कि द ऑर्गेनिजम्स आर नॉट एबल टू मेक और सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दैट्स व्हाई दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द ऑटोट्रॉप्स। ओके, क्लियर है? अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, इसमें से हम ऑटोट्रॉपिक के ऊपर पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम देन हेटरोट्रॉपिक की ओर मूव करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसा कि हमने बात किया क्या कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन द ग्रीन प्लांट्स। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं दे आर एबल टू मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ द क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर। अब जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस, अब ये देखो फोटोसिंथेसिस भी क्या है कि दो वर्ड से बना हुआ है, फोटो एंड सिंथेसिस। फोटो मीन्स होता है क्या? लाइट। यहाँ पे लाइट क्या होगा? सनलाइट होगा, और सिंथेसिस में होता है टू मेक। तो लाइट के प्रेजेंस में फूड का बनना ही क्या होता है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है। अब ये सबसे पहले हम यहाँ देख लें क्या कि फोटोसिंथेसिस के अंदर में क्या केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होता है। तो जो रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, जो रॉ मटेरियल्स हैं दीज आर द कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर H2O in presence of chlorophyll, and sunlight, they form C6
H12O6 प्लस O2। ये जो फॉर्मूला लिखा हमने C6H12O6, दिस इज कॉल्ड ग्लूकोज, दिस इज कॉल्ड ग्लूकोज। तो ओवरऑल जो रिएक्शन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर combined together in presence of chlorophyll and the sunlight, they form the glucose and the oxygen gas. This oxygen gas released and comes in the environment, that's why they are supplying the oxygen. इसलिए हम क्या करते हैं, we are growing the more trees, because जितना ज़्यादा जो ट्रीज हम लगाएंगे तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन की लेवल बढ़ती जाएगी। दूसरा कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की सप्लाई कर सके। सो द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ दिस photosynthesis we can write like that. So the overall chemical reaction involved in the photosynthesis is 6CO2 plus 6H2O. It will give in presence of chlorophyll and sunlight, it forms C6H12O6 plus 6O2। ये क्या गैस है? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो 6 molecule of carbon dioxide, 6 molecule of water, in presence of chlorophyll and sunlight they form the glucose, which is the simplest carbohydrate, and oxygen gas is released during the process. अब दो चीज़ें यहाँ से बदलने हैं। अब क्या है कि अब अगर किसी प्लांट्स के अंदर में ऐसा नहीं कि जितना का जितना फूड है वो बनाया और कंज्यूम कर लेता है, कुछ फूड्स क्या होता है वो स्टोर भी करता है, तो ये ग्लूकोज के फॉर्म में फूड स्टोर नहीं करेगा। प्लांट्स में जो फूड स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो स्टार्च क्या हुआ? स्टार्च इज द स्टोर्ड फूड इन द प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो फूड स्टोर होगा, जो एक्सेस फूड है, दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और एनिमल्स में जो एक्सेस फूड्स होते हैं, इन एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग, हम बात करें ह्यूमन बीइंग्स की यहाँ बात करेंगे, तो एक्सेस फूड है दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ये इंपॉर्टेंट है, अब याद रखना। स्टार्च इज द स्टोर्ड फूड दैट इज फाउंड इन द प्लांट्स। तो इन प्लांट्स द फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और इन द एनिमल दैट इज द ह्यूमन बीइंग the food is stored in the form of glycogen, okay. Now we come to the process of photosynthesis. अब जो फोटोसिंथेसिस के हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखे हैं, इसको अच्छी तरह से लर्न करना है, बहुत सारे इससे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अब हम इससे जो मैकेनिज्म है क्लोरोफिल का, उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। पहले अब इसको हम रिमूव करें। अब ये जो प्रोसेस हमने लिखा है, जो मैकेनिज्म्स हैं, मैकेनिज्म्स के अंदर हम आते हैं। मैकेनिज्म्स में देखो कि जो स्टेप्स हैं, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर मेनली क्या है, 3 स्टेप्स हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं। जो फर्स्ट स्टेज इज दैट एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट और सोलर लाइट बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले क्या होगा सनलाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर लाइट और सनलाइट बाय क्लोरोफिल। हम लोग जानते हैं कि क्लोरोफिल कहाँ पे होगा, 9th में हम लोगों ने पढ़ा होगा सेल ऑर्गेनिल्स में। तो क्लोरोफिल विल प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। तो सबसे पहला जो स्टेज है, क्लोरोफिल क्या करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। क्लोरोफिल किधर होगा, जो ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स है, उसके अंदर क्लोरोफिल होगा, एंड दैट क्लोरोफिल एब्जॉर्ब द सनलाइट। सेकेंड स्टेज क्या है, कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। कन्वर्जन ऑफ solar energy
solar energy into chemical energy, into chemical energy। ये जो सोलर एनर्जी है उसको क्या करेगा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। और इसके साथ दूसरा स्टेप क्या होता है, एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, और ब्रेकिंग डाउन ऑफ वाटर, और जो क्या करेगा ये ब्रेकिंग डाउन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। यहां पर सेकेंड में क्या किया, कन्वर्सन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द वाटर इनटू हाइड्रोजन गैस एंड द ऑक्सीजन गैस। This breaking down of water into hydrogen gas and oxygen gas is known as photolysis of water। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, this process is known as photolysis of water। This is known as photolysis of water। फोटोलिसिस का लिटरल मीनिंग क्या है, फोटो मीन्स क्या होता है लाइट एंड लिसिस मतलब ब्रेक डाउन। तो वो लाइट के प्रेजेंस में वाटर का स्प्लिटिंग हो रहा है, दैट इज द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर का मतलब क्या हुआ, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर into hydrogen gas and oxygen gas। This is known as the photolysis of water। Okay, clear है। photo means light and lysis मतलब breakdown। photo means light, and lysis means breakdown, वो split करना या टूटना, breakdown। तो वाटर की स्प्लिटिंग किसके प्रेजेंस में हो रही है, लाइट के प्रेजेंस में हो रही है। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ओके, अब ये जो थर्ड स्टेज क्या है, थर्ड स्टेज के लिए अब इसे मिटाना पड़ेगा, जो टाइम दो। नाउ वी कम टू द थर्ड स्टेज। इन द थर्ड स्टेज ड्यूरिंग द फोटोलिसिस ऑफ वाटर splits into water has been splits into H2O। क्या हुआ था, in presence of light it will be splits into H2 and O2। ओके, ये क्या हुआ, in the presence of light, sunlight। तो ये जो ऑक्सीजन है वो तो रिलीज हो गया यहाँ पे, दिस ऑक्सीजन इज कम्स फ्रॉम द वाटर। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन क्या रिलीज हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिलीज हो रहा है। ब्रेकिंग ऑफ दिस ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यू टू द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड और द वाटर। तो यहां से आप क्लियर देखो कि ऑक्सीजन दैट इज रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कम्स बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, दैट इज द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। सो ये जो ऑक्सीजन गैस है वो क्या होगा, प्लांट से रिलीज होगा, बाहर निकल जाएगा। बच गया क्या, हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, दैट हाइड्रोजन इज गेट एडेड टू द कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो हाइड्रोजन है वो क्या होगा, दैट विल बी एडेड टू द कार्बन डाइऑक्साइड। और केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन उसे कहते हैं क्या, दैट इज नोन एज द रिडक्शन। तो यहां पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन कहां ऐड हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, रिडक्शन होगा। सो द थर्ड स्टेज इज द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट, इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। और ये जो हमने यहाँ लिखा है ग्लूकोज, ग्लूकोज भी क्या है, इट इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है ये, कार्बोहाइड्रेट। So these are the three processes which are involved in the process of photosynthesis। पहला क्या हुआ, absorption of solar light by the chlorophyll। सेकेंड क्या था, that is the conversion of solar energy into chemical energy and splitting of light
in presence of splitting of water in presence of light. That is called photolysis of water. By splitting of water, the water will give the hydrogen gas and the oxygen gas. The oxygen gas which is released during the process of photosynthesis, that will comes from the splitting of water. Water के split करने break करने से oxygen gas release होती है. And the third step is that reduction of carbon dioxide. इस जो hydrogen है, that will be get added to the carbon dioxide. That is the reduction of carbon dioxide to the carbohydrate. अब हम बोल सकते हो कि भाई यहाँ तो आपने कार्बोहाइड्रेट लिखा है और इधर में आप ग्लूकोज लिख रहे हो, इसलिए मैंने यहाँ पर भी लिख दिया क्या, कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट क्या है, दैट इज द ग्लूकोज. ग्लूकोज इज द एग्जाम्पल ऑफ, या कह सकते हैं इट इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट. ओके, सो दीज आर द 3 स्टेप्स व्हिच आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये जो 3 स्टेप्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं. अब इसमें एक चीज और हम देखेंगे क्या, कि जो फोटोसिंथेसिस है उसके अंदर 2 ब्रॉड रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं. उसे कहते हैं 2 फेज है. दैट फेज आर नोन एज, पहले मैं इसे रिमूव करूं, चलो इसी को करता हूं. इसमें जो फेज है 2 फेज होता है, लाइट फेज एंड द डार्क फेज. ये जो फोटोसिंथेसिस है इनके अंदर 2 फेजेज होती हैं. वन इज कॉल्ड लाइट फेज और दूसरा क्या है, डार्क फेज. डार्क फेज, अब जैसे कि नाम से ही लग रहा है लाइट फेज, ऐसा फेज जहां पर लाइट की जरूरत पड़ती है. द लाइट फेज इसेंशियली विल टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. तो ये क्या, लाइट डिपेंडेंट फेज है. लाइट फेज इज कॉल्ड द लाइट डिपेंडेंट फेज, मतलब लाइट के प्रेजेंस में ये फेज हो सकता है. दूसरा क्या है, डार्क फेज. डार्क फेज कैसा मतलब नहीं कि अंधेरे में होगा, ये क्या है कि देर आर इनडिपेंडेंट ऑफ द लाइट. लाइट की जरूरत डार्क फेज को नहीं होती, वो कभी भी हो सकता है बट उसको लाइट की जरूरत नहीं होती है. अभी हमने जो यहाँ पे जो 3 स्टेप्स लिखे थे, पहला स्टेप हमने लिखा था क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर लाइट बाय क्लोरोफिल, और सेकेंड वाला हमने लिखा था क्या, फोटोलिसिस ऑफ वाटर. फोटोलिसिस ऑफ वाटर into हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस. ये जो दोनों प्रोसेस है दैट विल बी अकर इनसाइड द क्लोरोफिल. क्लोरोफिल का जब स्ट्रक्चर आप देखोगे, सपोज करो दिस इज अ क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट है और इसके अंदर क्या, ये ग्रेनम थैलिक्वाइड्स हैं, बहुत सारे ग्रेना है, दीज आर द ग्रेना, और ये इंटरकनेक्टेड है. और दूसरा इसके अंदर जो ये पार्ट है, दीज आर द स्ट्रोमा. ये क्या पार्ट है, स्ट्रोमा है. ये क्या है, स्ट्रोमा है. दिस इज द स्ट्रोमा. और ये क्या हो गया, ग्रेना. एक को कहते हैं ग्रेनम, बट यहाँ एक से बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई नोन एज द ग्रेना. तो ग्रेना के अंदर क्या होगा, बहुत सारे क्लोरोफिल्स होते हैं. इसके अंदर देखो बहुत सारे क्लोरोफिल्स भरे होते हैं. इस ग्रेना के अंदर क्लोरोफिल फिल होता है. और ये जो लाइट को जो एब्जॉर्प्शन करने का काम कौन कर रहा था, क्लोरोफिल कर रहा था. तो क्लोरोफिल कहाँ पे है, ग्रेना के अंदर है. तो ग्रेना के अंदर क्या हो रहा है, एक तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी हो रही है, और दूसरा क्या है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर. वाटर की जो स्प्लिटिंग हो रही है हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस में, वहाँ पे क्या है, सोलर एनर्जी का यूज हो रहा है. तो इस ग्रेनम के अंदर जो भी हो रहा है, ग्रेनम के अंदर जो प्रोसेस हो रही है, दैट इज द लाइट फेज. तो लाइट फेज कहां पे हो रहा है, लाइट फेज विल बी परफॉर्म इनसाइड द ग्रेना. तो ग्रेना के अंदर क्या होता है, लाइट फेज होती है. लाइट फेज कहां हो रहा है, दैट इज इन द ग्रेना. और बाकी क्या रह गया, बाकी रह गया स्ट्रोमा. अब ये क्या है, स्ट्रोमा है. तो स्ट्रोमा के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, इंजाइम्स होते हैं, जो डार्क रिएक्शन, जो थर्ड स्टेज है रिडक्शन के लिए जो रिक्वायरमेंट है, बहुत सारे ऐसे इंजाइम्स है जो कार्बोहाइड्रेट जो रिडक्शन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड का इनटू कार्बोहाइड्रेट में. सो दीज इंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा. इस स्ट्रोमा के अंदर क्या होगा, वेरियस इंजाइम्स हैं. देयर आर द वेरियस इंजाइम्स प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा जो
रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को प्रमोट करता है। जो एंजाइम्स हैं जो क्या करेगा, रिडक्शन ऑफ CO2 को करेगा और कार्बोहाइड्रेट में उसे चेंज करेगा, कन्वर्ट करेगा। सो दीज आर द ओवरऑल रिएक्शंस, प्रोसेसेस, मेथड दैट आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये सारे प्रोसेस क्या है, फोटोसिंथेसिस क्या है, और इसमें मेन क्या है कि अगर हम इस रिएक्शंस को लर्न करते हैं, याद रखते हैं, तो हमें इन प्रोसेस को समझने में काफ़ी आसानी हो सकती है। अब हमने देखा क्या कि जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस हो रही है, इसके अंदर रॉ मटेरियल्स का यूज हो रहा है। तो रॉ मटेरियल यूज क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो आप कि देयर आर द रॉ मटेरियल्स व्हिच आर यूज। पहला क्या हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड क्या हो गया वाटर। तो मेनली जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जो सप्लाई है प्लांट्स को कैसे होगा, तो सबसे पहले समझा कि हाउ द प्लांट्स गेट द कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के अंदर कैसे अवेलेबल होगा उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, लीफ की स्ट्रक्चर हमें देखनी पड़ेगी। लीफ के अंदर एक स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज द स्टोमेटा। अब स्टोमेटा के अंदर क्या होगा, जैसे हम अगर किसी लीफ का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं, लीफ जैसे आप देखो ये लीफ है, दिस इज द मिड रिब, ये क्या है उसके वेन्स आती हैं। अब इसको क्या क्रॉस सेक्शन, इसका हम TS ट्रांसवर्स सेक्शन को कट करके हम देखें तो हमें दिखेगा क्या कि इस तरह के सेल्स, बैरल शेप्ड सेल्स हैं, ऊपर की ओर इस तरह के सेल्स बने होते हैं सबसे ऊपर में, ऐसे ये ज्वाइंट होती है एक दूसरे से, दोनों सेल्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है। इसका नाम क्या हुआ, दिस इज नोन एज द एपिडर्मिस। इसे कहते हैं हम लोग क्या, एपिडर्मिस। एपी मतलब हो गया सबसे बाहर का, आउटर, एंड डर्मिस मीन्स स्किन, एपिडर्मिस। सो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द लीफ और प्लांट इज नोन एज द एपिडर्मिस। अब ये जो लेयर है सबसे बाहर का लेयर है, इसलिए इसका नाम क्या है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस दो होंगे, ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा। जो ऊपर की ओर है उसे कहेंगे अपर एपिडर्मिस। उसी तरह से लोअर एपिडर्मिस भी होगा, नीचे की ओर भी एक एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है। दिस इज नोन एज द लोअर एपिडर्मिस। इस तरह की ये बैरल शेप्ड सेल्स होते हैं, दीज आर नोन एज द लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस। अब इस देखोगे क्या कि एपिडर्मिस के ऊपर में एक लेयर और होती है, दिस इज नोन एज द क्यूटिकल। ये क्या होता है, क्यूटिकल होता है, जो बाहर के एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन से इसको प्रोटेक्ट करता है। दिस इज कॉल्ड द क्यूटिकल। क्योंकि हम तो एनिमल्स क्या कहते हैं, जब भी कुछ एक्सट्रीम कंडीशन होता है तो या तो कपड़े चेंज पहनता है गर्मी सर्दी के अकॉर्डिंगली, या घरों में रहता है, बट प्लांट्स के अंदर ऐसे कोई मैकेनिज्म्स नहीं है। तो प्लांट अपने को कैसे प्रोटेक्ट करेगा, तो किसी भी एक्सट्रीम क्लाइमेट से अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर क्या है कि लेयर होती है, दैट इज नोन एज द क्यूटिकल की लेयर होती है। ये क्यूटिकल लेयर नीचे की ओर नहीं होती है। अब इसमें एक छोटा सा हमने यहाँ पर गैप बना रखा है, ये जो गैप है, दिस गैप इज नोन एज एस्टोमेटा। दिस इज नोन एज एस्टोमेटा। और इसी एस्टोमेटा से क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज। मतलब गैसियस एक्सचेंज, यहाँ पे दो तरह के गैस हम देख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है प्लांट्स के अंदर और इन्वायरमेंट में, थ्रू दिस एस्टोमेटा। The number of stomata will be more on the lower epidermis। यहाँ देखो epidermis, lower epidermis में स्टोमेटा की नंबर्स क्या होता है, ज़्यादा होता है स्टोमेटा। The lower epidermis having the more stomata as compared to the upper epidermis। इसका भी लॉजिक है, क्यों भाई ऐसा क्या है कि अपर एपिडर्मिस में कम है स्टोमेटा और लोअर एपिडर्मिस में
स्टोमेटा के नंबर ज़्यादा हैं। क्यों? अगर ये अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा के नंबर ज़्यादा होता तो क्या होता कि वो डायरेक्टली क्या होता है, इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होता और सनलाइट के कांटेक्ट में होता और सारे के सारे जो वाटर है वो बहुत ही जल्दी क्या होता है, इवेपोरेट हो सकता है। इसलिए क्या होता है, ऊपर वाले एपिडर्मिस के अंदर स्टोमेटा के नंबर्स कम होते हैं एज कंपेयर टू द लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस के अंदर लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा के नंबर ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और इसी स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इन दोनों का जो एक्सचेंज है इन्वायरमेंट के साथ, दैट इज थ्रू द स्टोमेटा। उसके बाद हम देखेंगे इसके नीचे जो सेल्स हैं वो पेरेन्काइमेटा सेल्स होती हैं। इस तरह के बहुत सारी सेल्स इसके अंदर बने होंगे। कुछ पेरेन्काइमेटा सेल्स क्या होता है, इलोंगेट हो जाता है, दैट इज नोन एज द पैलिसेड पेरेन्काइमा। ये क्या होता है, इलोंगेट होता है, दिस इज नोन एज द पैलिसेड पेरेन्काइमा। कुछ होते हैं क्या, वो लूजली अरेंज्ड, ये राउंड शेप के होते हैं, लूजली अरेंज्ड होते हैं, दिस इज नोन एज द पैलिसेड। इसको पहले हटाओ, दिस इज नोन एज द पैलिसेड पेरेन्काइमा। पैलिसेड पेरेन्काइमा। और ये जो राउंड वाले हैं दैट इज नोन एज द स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। अब इन पेरेन्काइमा के अंदर क्या होगा, बहुत सारे क्लोरोफिल्स बड़े होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है, इसके अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं एंड इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। सो दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्लांट्स को मिलेगा, थ्रू दिस स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होगा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का आउटर इन्वायरमेंट में एक्सचेंज हो पाएगा। ओके, तो ये हो गया क्या भैया, जो इसकी जो रिक्वायरमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड की वो कहाँ से पूरी हो रही है, दिस इज रिक्वायरमेंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड दैट विल फुलफिल बाय द स्टोमेटा। अब हम स्टोमेटा की स्ट्रक्चर देखेंगे कि स्टोमेटा की स्ट्रक्चर कैसा है। जनरली क्या जो प्लांट्स होती है वो दो तरह के प्लांट्स हैं, मीजोफिटिक प्लांट एंड द जीरोफिटिक प्लांट। मीजोफिटिक एंड द जीरोफिटिक प्लांट्स। मीजोफिटिक प्लांट्स जो नॉर्मल कंडीशन में जो प्लांट्स रहती हैं उसे कहते हैं हम लोग मीजोफिटिक प्लांट्स। जो मीजोफिटिक प्लांट्स हैं, जो जैसे हमारे यहाँ अभी जो नॉर्मल कंडीशन में जो बहुत ज़्यादा न ठंडा हो ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो, ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशन में जो प्लांट्स होंगे दिस आर नोन एज द मीजोफिटिक प्लांट्स, मीजोफाइट्स। इसे क्या कहेंगे, मीजोफाइट्स या मीजोफिटिक प्लांट्स। और दूसरा क्या होगा, जीरोफिटिक प्लांट्स, जीरोफाइट्स। मीजोफिटिक प्लांट्स हो गए नॉर्मल इन्वायरमेंटल कंडीशन में रहने वाला है। नॉर्मल कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन चाहिए, न तो कोई ज़्यादा हॉट कंडीशन हो, न ज़्यादा ड्राई कंडीशन हो, न वेट कंडीशन हो। जीरोफिटिक प्लांट्स क्या हैं, जो डेजर्ट के अंदर जो प्लांट्स होती हैं, डेजर्ट के अंदर जो प्लांट्स होती है दिस आर नोन एज द जीरोफिटिक प्लांट। अब देखो जो मीजोफिटिक प्लांट्स और जीरोफिटिक प्लांट्स है उनमें स्टोमेटा का फंक्शन कैसे होता है। जनरली जो मीजोफिटिक प्लांट्स हैं वो होता है क्या, स्टोमेटा ओपनिंग कब होगी, डे टाइम में होती है। स्टोमेटा क्या होगा, डे में क्या होगा, ओपन होता है। स्टोमेटा विल ओपन इन द डे टाइम और नाइट में क्या होगा, क्लोज हो जाता है। नाइट में क्या होगा, क्लोज होगा स्टोमेटा। क्यों, क्योंकि डे टाइम में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं है, बहुत ज़्यादा ड्राई या हॉट नहीं है, इसलिए वो नॉर्मली बिहेव करता है। बट यही स्टोमेटा जब ये जीरोफिटिक प्लांट्स का होगा तो इसमें इसका जो फंक्शन है वो अलग हो जाती है। जो जीरोफिटिक प्लांट्स है उनमें क्या होगा, जो स्टोमेटा है डे टाइम में क्या होगा, क्लोज होता है, डे टाइम में क्लोज होता है, जबकि नाइट में क्या होगा, ये ओपन होता है। नाइट में क्या होगा, ओपन होता है, नाइट में ओपन होगा। अब ये डे में क्लोज क्यों होता है, अब देखो डेजर्ट में क्या बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 45, 48, 50 भी क्रॉस कर जाता है। अगर डे टाइम में स्टोमेटा ओपन रह जाए तो क्या होगा,
जो जितनी भी नमी है, जितने भी मॉइस्चर है, वाटर है प्लांट के अंदर, वो क्या होगा, इवेपोरेट करके निकल जाएगा। जब वाटर इवेपोरेट करेगा तो प्लांट क्या होगा, डेसिकेट कर जाएगा, सूख जाएगा, उसके अंदर वाटर की स्कार्सिटी होगी और लास्टली प्लांट क्या होगा, मर जाएगा। तो इसलिए नेचर ने क्या किया, जो जीरोफिटिक प्लांट्स हैं, जो जीरोफाइट्स हैं, उनके अंदर जो स्टोमेटा है जो स्टोमेटा है वो क्या होगा, क्लोज होता है। स्टोमेटा क्या होगा, क्लोज होगा। जबकि नाइट में टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली कम होती है तो उस टाइम में क्या होगा, स्टोमेटा ओपन होता है। जबकि जो नॉर्मल वेदर कंडीशन, जो नॉर्मल कंडीशंस में रहने वाले हैं, उनमें क्या होता है, डे टाइम में स्टोमेटा ओपन होगा और नाइट में क्या होगा, क्लोज होता है। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होती है। ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होती है, तो सबसे पहले हम स्टोमेटा के स्ट्रक्चर देखेंगे कि स्टोमेटा कैसे बना होता है और इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे रेगुलेट होती है। अब देखो स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। ये क्या है, दिस द स्टोमेटा इज मेड अप ऑफ द 2 गार्ड सेल्स। ये क्या है, दिस इज नोन एज द गार्ड सेल, GUARD, गार्ड सेल। तो 2 गार्ड सेल्स होती है यहाँ पे, दीज आर द 2 गार्ड सेल्स। ओके, अब ये जो गार्ड सेल्स हैं, इन गार्ड सेल्स के देखोगे आप कि ये क्या इनर लाइनिंग है और बाहर वाला ये क्या इनर लाइनिंग है। दिस इज द outer wall and this is the inner wall। ठीक है, अभी इसके स्ट्रक्चर देखो, फिर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। अब ये जो स्पेस दिख रहा है, दिस इज नोन एज स्टोमेटल पोर। दिस इज नोन एज स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर, और सिंपली इसको स्टोमा भी बोला जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज द स्टोमा। ओके, अब ये जो गार्ड सेल है, इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। इसके अंदर ये क्या न्यूक्लियस है, और गार्ड सेल में बहुत सारे इसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्या होगा, ये क्लोरोप्लास्ट है, दीज आर द क्लोरोप्लास्ट। ये जो ग्रीन वाले हैं क्या, ये क्लोरोप्लास्ट है। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। और ये हो गया क्या, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ठीक है, अब इसके बाहर में भी एक लेयर ऑफ सेल्स होगा, दैट इज नोन एज सब्सिडियरी सेल्स। इसके चारों तरफ भी एक इस तरह के सेल्स लगे होते हैं। दीज आर नोन एज द सब्सिडियरी सेल्स। दीज आर नोन एज सब्सिडियरी सेल्स। तो 3 लेयर की सेल्स होती है, ये सब्सिडियरी सेल्स होती हैं। दीज आर नोन एज द सब्सिडियरी सेल्स। अब सेल्स है तो सबके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। ठीक है, अब दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोमेटा। अब स्टोमेटा को देखो कि हमने देखा क्या कि जो हमारा गार्ड सेल है, गार्ड सेल के एक आउटर वॉल है, दिस इज नोन एज द आउटर वॉल, एंड ये क्या इनर वॉल है। तो आउटर वॉल क्या है, थीन होता है। आउटर वॉल विल बी थीन। जनरली क्या होगा, आउटर वॉल थीन है, जबकि जो इनर वॉल है वो क्या होगा, थिक होता है। क्यों थिक होगा, अब ये जो ओपनिंग है, दिस इज द स्टोमेटल पोर, ये ओपनिंग है 2 गार्ड सेल से। सपोज करो हमारे पास ये 2 गार्ड सेल है। अब ये क्या कंटिन्यूसली ओपनिंग और क्लोजिंग हो रही है, डे टाइम ओपन हो रहा है, नाइट में क्लोज हो रहा है। तो ये क्या होगा, कंटिन्यूसली वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है। तो अगर ये वॉल अगर क्या होगा, थीन होगा, तो हो सकता है ये रप्चर कर सकता है, टूट सकता है, ब्रेक कर सकता है। तो उसको रप्चर होने से बचाने के लिए जो इनर वॉल है वो क्या हो जाता है, थिक हो जाता है। द इनर वॉल ऑफ द गार्ड सेल बिकम थिक टू प्रिवेंट द रप्चरिंग ऑफ द गार्ड सेल। गार्ड सेल के वॉल को रप्चर होने से बचाने के लिए
जो इनर वॉल है गार्ड सेल का वो थिक हो जाएगा, जबकि जो आउटर वॉल है उसको बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं करनी है, इसलिए वो क्या होगा, थिन ही रहेगा। ठीक है। अब हम देखेंगे क्या कि ये जो स्टोमेटल पोर है, स्टोमेटल पोर की ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होती है, उसके अंदर क्या मैकेनिज्म्स हैं। तो ओपनिंग और क्लोजिंग होने के लिए जो मैकेनिज्म्स है उसके लिए हम थोड़ा यहाँ पे शुरू करते हैं। सपोज करो कि डे टाइम है, टाइम क्या है, डे का है। तो डे में क्या होगा, हमने देखा क्या कि ये गार्ड सेल्स के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। सो मेनी क्लोरोप्लास्ट आते हैं। तो डे टाइम में क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। तो डे टाइम में क्या होगा, जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर क्या होगा, दे आर डूइंग द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, अब ये फोटोसिंथेसिस करेगा तो फोटोसिंथेसिस में क्या बना रहा है ये, दे आर फॉर्मिंग द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, अब ये को कार्बोहाइड्रेट है दैट विल गेट अकोमुलेटेड इन द गार्ड सेल। कार्बोहाइड्रेट गार्ड सेल में जमा होता रहेगा। जब ये ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट गार्ड सेल में होगा तो गार्ड सेल्स के अंदर वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लो हो जाएगी। दैट मीन्स कि जो गार्ड सेल है डे टाइम में क्या होगा, हैविंग द मोर कार्बोहाइड्रेट्स, फोटोसिंथेट्स एंड लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन। कार्बोहाइड्रेट के ज़्यादा होने से क्या होगा, देयर विल बी लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन। क्या हो जाएगा यहाँ पे, लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन। वाटर कॉन्सेंट्रेशन, जब यहाँ पर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन लो होगी और इसके जो आसपास के जो सेल्स हैं, सब्सिडियरी सेल्स हैं, वहाँ पर नॉर्मली क्या है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन हाई है। तो वाटर की जो मूवमेंट होती है फ्रॉम हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू द लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस। अब ये जो सब्सिडियरी सेल्स के अंदर जो वाटर है, नाउ अब यहाँ पर देखो, सपोज करो कि यहाँ पे वाटर है, इधर में वाटर है, इधर में वाटर है, हैविंग द मोर वाटर कॉन्सेंट्रेशन एज कंपेयर टू द गार्ड सेल। गार्ड सेल के कंपेयर में इसके जो सराउंडिंग सेल्स है उसके अंदर ज़्यादा वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है। अब ये जो हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन से वाटर क्या करेगा, मूव करेगा इनसाइड। द वाटर विल मूव from the surrounding cells from high water concentration to the low water concentration। अब समझो किसी के अंदर अगर कोई बलून है और उसके अंदर हमने वाटर फिल कर दिया तो वाटर क्या, बलून क्या होगा, स्वेल अप होगा। उसी तरह से जब ये वाटर अंदर जा रहा है तो इसे, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोऑस्मोसिस। दैट इज कॉल्ड द एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस। अब ये वाटर जब अंदर जा रहा है गार्ड सेल के अंदर तो गार्ड सेल क्या करेगा, स्वेल कर जाएगा। गार्ड सेल क्या करा, स्वेल करेगा। जब ये गार्ड सेल स्वेल करेगा तो ये क्या होगा, ये थोड़ा सा गार्ड सेल कर्व होगा, मुड़ जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा होगा। जैसे ये गार्ड सेल स्वेल करा, ये क्या होगा, इसकी जो शेप है वो थोड़ी सी चेंज होगी एंड नाउ इट बिकम्स लाइक दैट। अब ये क्या हो, देखो ये स्टोमेटल पोर है, यह ओपन हो रहा है। तो डे टाइम में जो ओपनिंग हो रही है स्टोमेटल पोर की, दैट इज रेगुलेटेड बाय द गार्ड सेल। गार्ड सेल कैसे रेगुलेट करता है, इन द डे टाइम द गार्ड सेल हैविंग द क्लोरोप्लास्ट सो इट कैन फोटोसिंथेसाइज एंड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस मोर कार्बोहाइड्रेट्स आर फॉर्म्ड इन द गार्ड सेल। जैसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होने लगेगा तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन गार्ड सेल में लो हो जाएगी। तो हमने देखा यहाँ क्या कि जो डे टाइम में फोटोसिंथेसिस के कारण क्या हो रहा है, गार्ड सेल के अंदर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन लो हो रही है। तभी क्या हो रहा है कि जो सब्सिडियरी सेल्स के जो वाटर है दैट विल मूव इनसाइड द गार्ड सेल बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोऑस्मोसिस, और ये जो गार्ड सेल है क्या होगा, ओपन हो जा रहा है। गार्ड सेल क्या हो रहा है, ओपन हो जा रहा है। अब ये नाइट में देखो ये रिवर्स प्रोसेस हो रहा है। अब नाइट में क्या होगा, नाइट में इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। नाइट में क्या है, नो फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट तो है बट वहाँ पे सनलाइट नहीं है तो नो फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या होगा, नो कार्बोहाइड्रेट, नो कार्बोहाइड्रेट, नो कार्बोहाइड्रेट। और यहाँ पे क्या होगा, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, हाई होगी। हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन इन गार्ड सेल। अब ये
एज कंपेयर टू द आउटर सेल। अब ये जो नाइट में क्या होगा, नाइट में देखो आप कि जो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन गार्ड सेल में हाई है, अब ये वाटर क्या करेगा, लीव करेगा, बाहर निकलेगा। कहाँ पे, सब्सिडियरी सेल जो उसके नेबरिंग सेल्स हैं उसके अंदर क्या होगा, वाटर का रिमूवल होगा। ये वाटर यहाँ से निकल के ये आ रहा है क्या, गार्ड, ये जो सब्सिडियरी सेल्स में आ रहा है। जब ये वाटर निकल जाएगा तो ये क्या होगा, दैट तब इसके अंदर क्या होगा, ये श्रिंक करेगा। ड्यू टू द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द गार्ड सेल विल श्रिंक। गार्ड सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक करेगा। गार्ड सेल विल श्रिंक, और श्रिंक करने से होगा क्या कि जो गार्ड सेल है वो थोड़ा सा इलोंगेट होगा। पहले क्या था, यहाँ पे था, अब ये जैसे ही वाटर यहाँ से रिमूव हो रहा है ये थोड़ा सा इलोंगेट करा। जैसे ये इलोंगेट करेगा, ये जो पोर है, स्टोमेटल पोर है, वो क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर, या स्टोमेटा का ओपनिंग और क्लोजिंग डे और नाइट में कैसे होता है, इस मैकेनिज्म के थ्रू हम समझ सकते हैं। तो प्लांट के अंदर जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन में हमने देखा क्या कि जो फूड के रिक्वायरमेंट है कार्बोहाइड्रेट, दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा भी बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी भी जरूरत प्लांट्स को होती है, लाइक नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे जो मिनरल्स हैं जो उनकी जरूरत पड़ती है। नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन इट इज़ द मेन कंपोनेंट टू मेक द प्रोटीन। प्रोटीन बनाने में नाइट्रोजन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। बिना नाइट्रोजन का प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। तो नाइट्रोजन कैसे मिलेगा, तो नाइट्रोजन जितने भी मिनरल्स हैं दैट ऑल आर टेकन बाय द रूट के थ्रू प्लांट्स क्या करते हैं, सॉइल से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। अब देखो नाइट्रोजन क्या है, एटमॉस्फेयर में बहुत नाइट्रोजन है, 78% ऑफ द एटमॉस्फेयर हैविंग द नाइट्रोजन, बट दिस नाइट्रोजन, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इज नॉट बी डायरेक्टली यूज्ड बाय द प्लांट इस मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है दूसरे कंपाउंड्स में, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। तो इन्हीं दो फॉर्म में क्या कि प्लांट्स उसको यूटिलाइज कर सकता है। तो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के फॉर्म में ये सॉइल के अंदर जाएगा, और कुछ जो नाइट्रोजन है वो बैक्टीरिया के थ्रू भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, जो भी सॉइल के थ्रू प्लांट्स को अवेलेबल हो पाएगा। तो ये हुआ कि न्यूट्रिशन प्लांट्स के अंदर ओवरऑल न्यूट्रिशन का प्रोसेस यहाँ पर हमने कंप्लीट किया है। और हम अगले क्लास में जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। Contact email straightforwardclasses@gmail.com. Phone number 90130111749. WhatsApp 8800740094.